गुड इवनिंग। ठहरो आईएएस पीसीएस वालों, मुझे दिक्कत हुई, आपको दिक्कत होने नहीं दूंगी। आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओबीसी आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? स्टेटमेंट ए के कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघवाद पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण से संबंधित है। स्टेटमेंट बी संविधान के अनुच्छेद 243 D6 और 243 T6 में पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण का प्रावधान है। स्टेटमेंट सी संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में पिछड़े वर्गों हेतु शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान है या फिर किया गया है। स्टेटमेंट डी यह आरक्षण SC/ST/OBC हेतु आरक्षित संपूर्ण सीटों के कुल 27% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी एवं सी, ऑप्शन नंबर सेकेंड बी, सी एवं डी, ऑप्शन नंबर थर्ड ए, बी एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरयुक्त सभी कथन सत्य है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट ए, बी एंड स्टेटमेंट सी करेक्ट है, सत्य है, और स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। के कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघवाद 2010 से संबंधित है, जिसमें के कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक संवैधानिक पीठ का गठन किया गया, जिनके द्वारा आर्टिकल 243 D6 और 243 T6 की व्याख्या की गई। आपसे एग्जाम्स में यह पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 243 D6 और 243 T6 किससे संबंधित है? ऑप्शन में आपको दिया रहेगा शिक्षा और रोजगार में आरक्षण से संबंधित, स्थानीय नगर निकायों में आरक्षण से संबंधित। तो आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 243 D6 पंचायतों में तथा आर्टिकल 243 T6 नगर निकायों में आरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 243 D6 और 243 T6 में कानून बनाकर पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का अनुमति प्रदान करता है। आपको ध्यान में रखना है। ओके, आर्टिकल 15(4) एंड आर्टिकल 16(4) यह शिक्षा और रोजगार में आरक्षण से संबंधित है। आइए बात करते हैं ऑप्शन डी की। यह आरक्षण SC/ST/OBC हेतु आरक्षित संपूर्ण सीटों के कुल 27% से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है। कुल 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। ओके, आखिर ओबीसी को आरक्षण देने से संबंधित मुद्दा बार बार क्यों उठता है? कोई भी मुद्दा अगर उठता है तो उसमें एक पक्षकार और दूसरा विपक्षी जरूर होता है। दोनों के व्यूज उस मुद्दे को लेकर के, उस नीति को लेकर के अलग अलग होता है। तो आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स दोनों को ध्यान में रखना है। ओके, जहां इसके पैरोकार हैं उनका कहना यह है कि इससे जो समाज के तथाकथित पिछड़े वर्ग हैं, जो समाज की मुख्य धारा से अलग हैं, जिनको राजनीति में, शिक्षा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, पिछड़े हुए हैं, उनको इस प्रकार के आरक्षण से राजनीति में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। साथ ही उनको अपने वर्गों से संबंधित समस्या को समझने और
दूर करने में भी मदद मिलेगा और उन वर्गों का समुचित विकास हो पाएगा। राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत बहुत कम है। अगर राजनीति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है तो महिलाओं का एक तो उचित प्रतिनिधित्व होगा कि अपने समुदाय से संबंधित विभिन्न प्रकार के समस्याओं और मुद्दों को उठा करके वो उन समस्याओं को दूर कर पाएंगी। ओके, वहीं विपक्ष जो इस आरक्षण का विरोधी वर्ग है, उनका मानना है कि एक तो इस प्रकार के आरक्षण से जातिगत भेदभाव समाज में बढ़ेगा, समाज में समानता के बजाय असमानता आएगी, भेदभाव की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार के आरक्षण से ऐसा भी देखा गया है कि जो विशेष सुविधा भोगी वर्ग हैं वे भी इस प्रकार के आरक्षण का लाभ उठा लेते हैं और जो सुविधा विहीन वर्ग हैं वह इस आरक्षण से वंचित रह जाते हैं। तीसरा वर्ग जो कि संशयवादी वर्ग हैं, उनका यह मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है, जिससे इन पिछड़े वर्गों का कल्याण और विकास हो सके। तो फिर इस प्रकार का आरक्षण क्यों? संशयवादियों की दृष्टि में इनका दूरगामी प्रभाव, दूरगामी रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मार्गरेट अल्वा समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा एवं राज्यसभा में अल्पसंख्यकों के आरक्षण से। ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण से। एंड ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त सभी कथन सत्य है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण से संबंधित है मार्गरेट अल्वा कमेटी। मार्गरेट अल्वा कमेटी का गठन 1987 में हुआ और इस समिति के द्वारा ही स्थानीय निकायों में 1/3 सीट महिलाओं हेतु आरक्षित करने की सिफारिश की गई। आपको ध्यान में रखना है, जिसे 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। 73वां संविधान संशोधन 1976 जो कि पंचायतों से संबंधित है, वहीं 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों से संबंधित है। आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में आ गए हैं। मैं प्रत्येक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के बाद उस क्वेश्चन से संबंधित मुख्य मुद्दों को, मुख्य पॉइंट्स को आप लोगों के सामने इसलिए रखती हूं ताकि अगर आपका हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, कहानी के रूप में भी अगर आपके माइंड में हल्का सा भी बात याद रहे तो आप एग्जाम्स में सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। आप भी अपनी बातों को मेंस में सही तरीके से सटीक रूप से रख पाएंगे। इसलिए मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते चलूं। अगर संख्यात्मक रूप से देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, लेकिन जो मैं बताती हूँ अगर उसको भी काउंट किया जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसलिए आपको घबराना नहीं है,
बिल्कुल स्थिर होकर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है और क्लास को करते रहना है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने से ज़्यादा बेटर है कि आप धीरे धीरे और समझ के साथ पढ़ाई करें, अपनी समझ विकसित कर। लोगों ने सुना होगा स्लो एंड स्टेडी विश, इसलिए धीरे धीरे लेकिन लगातार आप लोग प्रैक्टिस करिए और मेरे क्लास के बाद भी आप लोग इन सभी प्रश्नों का, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।